नमस्कार और स्वागत है। आज हम हार्पर ली के उस मशहूर अमेरिकन नॉवल टू किल अ मॉकिंगबर्ड पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हाँ, 1960 में छपा था ये नॉवेल। हाँ, 1960 में। पर ऐसा लगता है जैसे कल की बात हो। मतलब मुद्दे आज भी उतने ही ताज़ा हैं। ये उन किताबों में से है जो पीढ़ियों से चली आ रही है बातचीत में, है ना? बिल्कुल। और इसकी वजह सिर्फ ये नहीं कि कहानी अच्छी है, ये नॉवेल अमेरिकी समाज पर, खासकर जो साउथ का समाज था, वहाँ के न्याय पर और इंसान के अंदर की अच्छाई बुराई, इन सब पर एक बहुत गहरी सोचने वाली टिप्पणी है। हम्म। तो हमारे पास जो इसका एक ओवरव्यू है, उसके बेस पर आज हम इसके अलग अलग पहलू देखेंगे, कैरेक्टर्स को समझेंगे और वो संदेश जो आज भी मायने रखते हैं। हाँ, और हमारा इरादा सिर्फ कहानी दोबारा सुनाना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि मैकॉम की उस दुनिया में, उस छोटे से शहर में ऐसा क्या था जो हमें आज भी सोचने पर मजबूर करता है। सही। स्काउट की नजरों से देखना, एटिकस का वो साहस महसूस करना और टॉम रॉबिन्सन के साथ जो हुआ, उस अन्याय पर सोचना, यही करेंगे आज हम। चलिए शुरू करते हैं फिर। ठीक है, तो हमारे पास जो जानकारी है वो बताती है कि कहानी का बैकग्राउंड 1930 के दशक का अलाबामा है और मुख्य किरदार है स्काउट, उसका भाई जेम, उनके पिता एटिकस फिंच और वो रहस्यमयी पड़ोसी बू रैडली। और जो मेन मुद्दे हैं वो है नस्लीय अन्याय और नैतिक साहस। इसी के सहारे आगे बढ़ते हैं। तो कहानी हमें ले जाती है 1930 के दशक में। अलाबामा का एक छोटा सा काल्पनिक शहर है मैकॉम्ब, और ये वो टाइम था जब अमेरिका में ग्रेट डिप्रेशन चल रहा था। मतलब जबरदस्त आर्थिक मंदी। हाँ बिल्कुल। सोचना भी मुश्किल है कि उस छोटे से अलग थलग शहर में जिंदगी कैसी होगी जब पूरा देश एक तरह से जूझ रहा था। हाँ, और ये समझना जरूरी है, डिप्रेशन का मतलब सिर्फ पैसे की कमी नहीं थी। एक एक निराशा का माहौल था, अनिश्चितता थी। और साउथ के राज्यों में तो इस तंगी के साथ साथ समाज में जो दरारें थीं वो और गहरी हो गईं, खासकर गोरे और अश्वेत लोगों के बीच। अच्छा। वो जिम क्रो कानून थे, नस्ली अलगाव था, भेदभाव था, सब कुछ जैसे संस्थागत बन गया था। मेयोकॉम शहर इसी तनाव का एक छोटा सा मॉडल है। बाहर से शांत दिखता है, पर अंदर बहुत सारे पूर्वाग्रह, अन्याय, वो सब पल रहे थे। और इस मुश्किल तनाव वाली दुनिया को हम देखते हैं एक छोटी बच्ची की आंखों से। 6 साल की जीन लुइस फिंच, जिसे सब स्काउट कहते हैं, ये नजरिया ही कहानी को इतना खास बना देता है। बिल्कुल, ये हार्पर ली की सबसे बड़ी खूबी मानती हूं उन्हें। स्काउट का नजरिया एक फिल्टर जैसा है। वो चीजों को बिना किसी लाग लपेट के देखती है, बिना समाज के दिए चश्मे के। हाँ। जब वो सवाल करती है अपने पड़ोसियों पर, टीचर पर, कोर्ट में बैठे लोगों पर, तो वो असल में समाज के पाखंड पर उंगली रख रही होती है। जैसे वो अपनी टीचर वाला किस्सा है ना। बिल्कुल, हाँ हाँ, कि टीचर हिटलर के जुल्म की तो बुराई करती हैं, पर अपने ही शहर में जो अश्वेतों के साथ हो रहा है उसे कैसे अनदेखा कर देती हैं। ये मासूम सवाल बड़ों के दोगलेपन को सामने ले आता है। वो और उसका भाई जेम धीरे धीरे इस दुनिया को समझते हैं और इस प्रोसेस में उनकी मासूमियत को चोट भी पहुंचती है। और इस मुश्किल सफर में उनके गाइड हैं उनके पिता एटिकस फिंच, शहर के इज्जतदार वकील, पर कई मायनों में अकेले। उनका कैरेक्टर मुझे हमेशा से बहुत दिलचस्प लगता है। वो हीरो वाले अंदाज में नहीं है, शांत हैं, मजबूत हैं और नैतिक रूप से एकदम सीधे। एटिकस फिंच सिर्फ एक आइडियल पिता या वकील नहीं है, वो जैसे विवेक की आवाज है उस कहानी में। उनकी सबसे बड़ी खूबी शायद उनका संयम है और उनकी गहरी मानवीय समझ। वो बच्चों को लेक्चर नहीं देते, नहीं, बिल्कुल नहीं। वो उदाहरण पेश करते हैं। वो मशहूर सलाह याद है जो स्काउट को देते हैं? हाँ, कि किसी को समझने के लिए उसके नजरिए से देखना पड़ता है, उसके अंदर उतरकर। बिल्कुल। You never really understand a person until you consider things from his point of view, until you climb into his skin and walk around in it. ये सहानुभूति, ये एम्पैथी नॉवल के बिल्कुल केंद्र में है। हाँ, और यही एम्पैथी उन्हें गाइड करती है जब वो मुश्किल फैसला लेते हैं टॉम रॉबिन्सन का केस लड़ने का, जबकि शहर का लगभग हर गोरा आदमी उनके खिलाफ है। सही। टॉम एक अश्वेत व्यक्ति जिस पर एक गोरी महिला म्याइला एविल के साथ रेप का झूठा आरोप है। यहीं से कहानी का असली टकराव शुरू होता है और मेकॉम का वो शांत सा पर्दा हटने लगता है। ये केस नॉवल का दिल है, शायद आत्मा भी। इसके जरिए हार्पर ली नस्लीय अन्याय की जड़ों तक जाती हैं। हाँ। ये सिर्फ एक कोर्ट केस नहीं है, ये उस समाज का लिटमस टेस्ट बन जाता है। मेकॉम में जहां नस्ल के आधार पर सच झूठ तय होता था, राइट, वहां एक अश्वेत आदमी पर लगा आरोप
उसका मतलब सजा ही था, बिल्कुल। चाहे सबूत कुछ भी कहें। आर्टिकस का ये केस लेना सिर्फ उनकी वकालत का हिस्सा नहीं था, ये एक नैतिक स्टैंड था। उन्हें पता था कि वो हारेंगे, पता था कि उनका परिवार खतरे में आएगा, लोग नफरत करेंगे, फिर भी उन्होंने ये किया। और कोर्ट रूम का सीन वो तो बहुत पावरफुल है। एटिकस दलीलों से, सबूतों से साबित कर देते हैं कि टॉम बेगुनाह है और मेला और उसके पिता बॉब ईविल झूठ बोल रहे हैं। हाँ, लेकिन ज्यूरी, जिसमें सिर्फ गोरे मर्द हैं, वो सबूतों को देखती ही नहीं। ये दिखाता है कि पूर्वाग्रह कितने गहरे थे, न्याय से भी ऊपर। बिल्कुल। वो सीन दिखाता है कि कैसे पूरा सिस्टम ही अन्याय को बनाए रखने में लगा हुआ था। जूरी का फैसला सिर्फ टॉम रॉबिन्सन के खिलाफ नहीं था, वो सच के खिलाफ था, इंसानियत के खिलाफ था। और इसका असर सिर्फ एटिकस या टॉम पर नहीं होता, जेम जैसे बच्चों पर होता है। जेम का उस फैसले के बाद रोना और कहना, इट एंट राइट एटिकस, ये दिखाता है कि कैसे अन्याय मासूमियत को तोड़ देता है, दुनिया की कड़वी सच्चाई से सामना कराता है। इसी केस और इन किरदारों के जरिए नॉवल अपने बड़े मुद्दे उठाता है। न्याय क्या है, सामाजिक बराबरी, नस्लीय समानता का संघर्ष, पर्सनल नैतिकता और हिम्मत का क्या मतलब है, और पूर्वाग्रहों से लड़ने की जरूरत, ये सब आज भी उतने ही जरूरी लगते हैं। हाँ, और जो बात मुझे हमेशा अच्छी लगती है वो ये है कि ये मुद्दे किसी लेक्चर की तरह नहीं आते। हार्पर ली हमें दिखाती हैं, बताती नहीं। हम स्काउट की आंखों से अन्याय देखते हैं, एटिकस के कामों में हिम्मत महसूस करते हैं, टॉम की बेबसी में वो पूर्वाग्रह का दर्द झेलते हैं। सही। नॉवल सवाल उठाता है, क्या न्याय सिर्फ कानून की किताबों में है या हमारे दिलों में भी होना चाहिए? क्या बराबरी सिर्फ बातों में या हमारे व्यवहार में भी दिखनी चाहिए? और ये भी कि सही के लिए खड़ा होना कितना मुश्किल हो सकता है। एटिकस को लोग क्या क्या नहीं कहते, निगर लवर तक। उनके बच्चों को ताने सुनने पड़ते हैं, उनके परिवार पर हमला होता है। ये दिखाता है कि भीड़ के खिलाफ जाना आसान नहीं होता। बिल्कुल, यही तो नैतिकता की असली परीक्षा है, जब सही काम करना न सिर्फ मुश्किल हो बल्कि खतरनाक भी हो। क्या हम सामाजिक दबाव में झुक जाते हैं या अपनी अंदर की आवाज सुनते हैं? एटिकस का कैरेक्टर हमें दिखाता है कि असली हिम्मत बंदूक उठाने में नहीं है, बल्कि तब भी लड़ने में है जब पता हो कि हार पक्की है, लेकिन लड़ना जरूरी है क्योंकि वो सही है। हालांकि कुछ लोग एटिकस की निष्क्रियता पर भी सवाल उठाते हैं कि वो कोर्टरूम के बाहर सिस्टम को क्यों नहीं चुनौती देते। ये शायद उस कैरेक्टर की कॉम्प्लेक्सिटी को दिखाता है कि वो अपने समय की सीमाओं में क्या कर सकते थे। एक और पहलू जो मुझे बहुत छूता है वो है मॉकिंग बर्ड का सिंबल। एटिकस बच्चों को कहते हैं कि मॉकिंग बर्ड को मारना पाप है। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ मीठा गाते हैं, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। ये नॉवल में किन लोगों के लिए हैं? ये एक बहुत पावरफुल सिंबल है। मॉकिंग बर्ड वो बेगुनाह कमजोर लोग हैं जिन्हें समाज चोट पहुंचाता है। टॉम रॉबिन्सन तो यकीनन एक मॉकिंग बर्ड है, एक भला आदमी जिसे सिर्फ उसकी नस्ल की वजह से बलि का बोकरा बनाया जाता है। हाँ। लेकिन शायद बू रैडली भी वो रहस्यमयी पड़ोसी जिसे सब डरते हैं, पर आखिर में वही बच्चों का रक्षक बनता है। उसे भी समाज ने अपनी अज्ञानता और पूर्वाग्रहों के कारण अलग थलग कर दिया था। नॉवल हमें सिखाता है कि इन मॉकिंग बर्ड्स को पहचानना और उनकी हिफाजत करना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें, हाँ। तो नॉवल का जो सेंट्रल मैसेज है वो क्या है? वो एक चीज जो पढ़ने वाला अपने साथ ले जाता है। मेरे लिए वो एक चीज है गहरी सहानुभूति, दूसरों के जूते में पैर डालकर देखने की क्षमता। जैसा एटिकस कहते हैं, अगर हम दुनिया को सिर्फ अपने नजरिए से देखेंगे तो पूर्वाग्रह कभी खत्म नहीं होंगे। दूसरों के हालात, उनकी मजबूरियां, उनके डर, इनको समझने की कोशिश करना ही अन्याय से लड़ने का पहला कदम है। और शायद हिम्मत भी। सिर्फ समझने से तो नहीं चलेगा, अन्याय के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत भी चाहिए। हाँ, सहानुभूति और साहस ये दोनों साथ साथ चलते हैं। सहानुभूति हमें अन्याय पहचानने में मदद करती है और साहस हमें उसके खिलाफ आवाज उठाने की ताकत देता है, भले ही हम अकेले क्यों ना हो। और साथ ही नॉवल मासूमियत की ताकत को भी दिखाता है। स्काउट और जेम के सवाल, उनके रिएक्शंस, वो बड़ों के बनाए जटिल और अक्सर पाखंडी नियमों पर सवाल खड़े करते हैं। वो हमें याद दिलाते हैं कि कभी-कभी बच्चे बड़ों से ज्यादा नैतिक रूप से स्पष्ट होते हैं। तो संक्षेप में कहें, टू किल अ मॉकिंगबर्ड हमें 1930 के दशक के नस्लीय तनाव और सामाजिक अन्याय वाले अमेरिकी साउथ में ले जाती है।
लेकिन कहानी यूनिवर्सल है। ये एक बच्ची की आंखों से दुनिया को देखने, सहानुभूति रखने, नैतिक साहस दिखाने और बेगुनाहों की रक्षा करने की जरूरत पर जोर देती है। एकदम सही कहा। ये दिखाती है कि मुश्किल से मुश्किल वक्त में भी इंसान का ज़मीर, इंसान की गरिमा, उसकी रोशनी टिमटिमा सकती है अगर हम उसे जलाए रखने की हिम्मत करें। एटिकस की लड़ाई कोर्टरूम में भले हार गई हो, पर नैतिक रूप से वो जीत गए थे। तो इस गहन पड़ताल से हमने देखा कि टू किल अ मॉकिंगबर्ड सिर्फ एक क्लासिक नॉवल नहीं है। ये 1930s के दशक के अमेरिकी साउथ में सेट होकर भी स्काउट फिंच की मासूम लेकिन पैनी नजरों से नस्ल भेद, न्याय के संघर्ष, सामाजिक पाखंड और व्यक्तिगत नैतिकता की जटिल परतों को खोलता है। निश्चित रूप से एटिकस फिंच का चरित्र हमें सिखाता है कि असली हिम्मत क्या होती है, अंजाम की परवाह किए बिना सही के लिए खड़ा होना। हाँ, टॉम रॉबिन्सन का दुखद अंत हमें सामाजिक अन्याय की क्रूरता दिखाता है, जबकि बू रैडली हमें याद दिलाता है कि अच्छाई अक्सर छिपी हुई जगहों पर मिलती है। अंत में सहानुभूति, समझ और नैतिक दृढ़ता, यही वो मूल्य हैं जो इस कहानी के दिल में बसे हैं और इसे आज भी प्रासंगिक बनाते हैं। सही कहा। और यहाँ मैं एक सवाल छोड़ना चाहूंगी सबके सोचने के लिए। ये कहानी 1930 के दशक के मेयकॉम की है, जिसे 1960 में लिखा गया। हम आज 21वीं सदी में हैं। क्या हमारे समाज से वो मेयकॉम वाली मानसिकता पूरी तरह खत्म हो गई है? अच्छा सवाल है। क्या पूर्वाग्रह, चाहे वो नस्ल, धर्म, जाति या किसी और आधार पर हो, आज मौजूद नहीं है? क्या अन्याय के नए रूप हमारे सामने नहीं आते? और सबसे जरूरी सवाल, क्या आज हम में वो एटिकस वाली नैतिक हिम्मत है कि हम सिर्फ सोशल मीडिया पर नहीं, बल्कि असल जिंदगी में अपने आसपास हो रहे अन्याय के खिलाफ खड़े हो सकें? तब भी जब ऐसा करना मुश्किल हो, असुविधाजनक हो या हमें अकेला कर दे। इस पर जरूर सोचिएगा।